solubility and solubility product. Solubility and solubility product. आपको क्या क्या डील करना है? solubility of salt in water. फिर आपको डील करना है solubility of salt in presence of common ion. In presence of common ion. फिर आपको डील करना है solubility of the salt in presence of acid or base. Fourth, solubility of the salt involving formation of complex. ये एनसीईआरटी बुक में भी है यहां तक, और कंपटीशंस में भी यहीं तक आने हैं। तो इन 4 केसेस में हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है। एक तो टॉपिक ये है, इसके बाद हम करेंगे प्रिडिक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट। ये 2 मोटी मोटी हेडिंग है, हमारे इस चैप्टर की बिल्कुल एंडिंग है। ये दोनों कनेक्टेड हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत बढ़िया इस चैप्टर को समझा है। अब आगे थोड़ा और कंसंट्रेट करेंगे तो पूरा चैप्टर आपकी पकड़ में आ जाएगा। इस चैप्टर से 12th वाले बच्चे भी घबराते हैं, मेजॉरिटी बच्चे इससे पता नहीं क्यों डरते हैं, पर मुझे लग रहा है कि आपने अब तक ठीक समझा है। ठीक है, सबसे पहले तो इस वर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या है? तो सॉल्युबिलिटी की यूनिट मोल पर लीटर हो सकती है और ग्राम पर लीटर भी हो सकती है। फ्रीक्वेंटली मोल पर लीटर यूज होती है। अब आप कहोगे मोल पर लीटर, तो मोलैरिटी की भी यूनिट होती है। इनफैक्ट सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी ही होती है। सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी ही होती है। इट इज द मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको मोलर सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं। मोलर सॉल्युबिलिटी। सिंपली सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं, और मोल पर लीटर में लिखें तो मोलर सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं। मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोलैरिटी की डेफिनेशन तो आप सब जानते ही हैं। पॉइंट क्या है यहां पे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये जो है एक्स्ट्रा वर्ड है। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड किसको कहते हैं? सैचुरेटेड किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपको पनीर पसंद है, किसी को होता है किसी को नहीं होता। मान लेते हैं किसी को पनीर पसंद है, तो क्या करें? उसको पनीर के पराठे खिलाएं, पनीर की सब्जी खिलाएं, पनीर के पकौड़े खिलाएं। डेली यही काम करें, डेली।
केवल उसको पनीर खिलाएं, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? इवेंचुअली वो कह देगा भाई अब पनीर नहीं खाएंगे, अब पनीर नहीं खाएंगे, और पनीर देखते ही उसकी भूख भाग जाएगी। उसके बाद पनीर देखते ही उसकी भूख ही खत्म हो जाएगी, खाना ही नहीं खाया जाएगा उससे। इसका मतलब ये है कि वो पनीर से सैचुरेट हो चुका है। पनीर से वो तृप्त हो चुका है। सैचुरेटेड की टिपिकल हिंदी है तृप्त। ता में रा की रेप, आधा पा फिरता, तृप्त। तो वो पनीर से तृप्त हो चुका है, मतलब सैचुरेट हो चुका है। ही विल नॉट ईट पनीर फर्दर, मुस्कान ने बिल्कुल सही वर्ड लिखा, ही विल नॉट ईट पनीर फर्दर। तो वो स्टेट क्या कहलाएगी? सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेटेड वर्ड का मतलब समझ में आया? लाइकवाइज यहां पे सोचें कि इस वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, वाटर जब तक कुछ ना कहा जाए वाटर सॉल्वेंट है, इसमें आपने सॉल्ट ऐड किया, क्या होगा? सॉल्ट ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। पहले तो जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो पूरे मीडियम में मिक्स होते जाएंगे, पूरे मीडियम में यूनिफॉर्मली मिक्स होते जाएंगे। पूरे मीडियम में यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे। सॉल्यूट पार्टिकल या सॉल्ट पार्टिकल आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूट पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं, विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, क्या होगा? क्या सॉल्ट इनफाइनाइटली डिजॉल्व होता रहेगा? व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? एक स्टेट आएगी, एक स्टेट आएगी जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड स्टेट। अगर उससे ज्यादा सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो सॉल्ट सीधे नीचे सेटल हो जाएगा। एक सर्टेन स्टेट के बाद, आफ्टर सैचुरेटेड स्टेट, अगर फर्दर सॉल्ट ऐड करें या सॉल्यूट ऐड करें, देन इट विल गेट सेटल्ड डाउन, it will not mix homogeneously in the solution. So what is saturated solution? What is saturated solution? A solution in which no more salt could be dissolved. No more salt could be dissolved. क्लियर है ये?
हाँ बिल्कुल ठीक है, इट इज नॉट ओनली फॉर सॉल्ट बट इट इज फॉर एनी सब्सटेंस। कुशल ने बिल्कुल ठीक कहा, बट बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हम यहां पे किसको बनाने की बात करेंगे? आयंस की। और जो आयंस देगा वो क्या होगा? वो ग्लूकोज तो होगा नहीं भाई, ग्लूकोज भी सॉल्यूट है। पर क्या यहां पे हम ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे? यहां पे ग्लूकोज सॉल्यूट तो है पर इसको नहीं लेंगे। सॉल्यूट तो NaCl भी है पर इसको लेंगे। तो बेटा हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। इसलिए मैंने यहां पे वर्ड यूज किया सॉल्ट। सॉल्ट इज नथिंग बट अ सॉल्यूट विच गिव आयंस। सॉल्यूट भी लिख सकते थे, वो भी करेक्ट है। पर इस चैप्टर में हम ऐसे सॉल्यूट को इंक्लूड नहीं करेंगे जो आयंस नहीं देते। दूसरी डेफिनेशन लिखो। दूसरी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन लिखो इसकी। दूसरी डेफिनेशन वो ये है, अ सॉल्यूशन, a solution containing maximum amount of solute, maximum amount of solute, a solution containing maximum amount of solute। लिखो इसको, अभी 2 मिनट में क्लास शुरू करता हूं कोई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आंसर है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब होगी? इंक्रीज if dissolution of salt is endothermic and decreases if dissolution of salt is exothermic। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ये डिपेंड करता है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। क्लियर है सबको? आपको मालूम है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो या इक्विलिब्रियम हो, टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो फॉरवर्ड जाते हैं। एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम हो तो टेम्परेचर बढ़ाएं बैकवर्ड जाते हैं।
फिर अक्सर ये प्रॉब्लम आते, एक पुरानी प्रॉब्लम है, कंपटीशन में आई हुई प्रॉब्लम है, वो ये है, वो ये पूछते हैं कि भाई आपके पास कोई सॉल्ट है, कोई सॉल्ट है से सोडियम नाइट्रेट। जब ये सॉल्ट आप वाटर में डालते हैं तो ये डिजॉल्व हो जाता है, मतलब Na+ एक्वस बनता है और NO3- आयन एक्वस बनता है। सॉल्यूशन में ये दो आयन मिलेंगे, ये डिजॉल्व हो जाता है, और ये डिजोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ΔH पॉजिटिव होता है इसका। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। अब वो ये पूछते हैं कि भाई एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ये बगैर एनर्जी सप्लाई किए डिजॉल्व क्यों हो रहा है स्पॉन्टेनियसली? देन व्हाई डिजोल्यूशन इज स्पॉन्टेनियस? NaNO3 डिजॉल्व होने के लिए एनर्जी चाहिए, ΔH पॉजिटिव होता है तो सप्लाई करनी पड़ेगी ना। देन व्हाई डज इट डिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। विशाल ने बहुत ही बढ़िया आंसर किया है। और कोई, फिर मैं आंसर की बात बाद में करूंगा। हाँ, नमिता ने भी बहुत बढ़िया आंसर किया, बिल्कुल करेक्ट वर्डिंग यूज की। चलो ठीक है, अच्छा है, कोई तो इस बैच में समझ रहा है कि चल क्या रहा है। स्पॉन्टेनिटी किसी भी प्रोसेस की ΔH से डिसाइड नहीं होती। स्पॉन्टेनिटी डिसाइड होती है ΔG से। ΔH पॉजिटिव हो तो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ΔH पॉजिटिव हो तो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है, प्रोवाइडेड T∆S is more positive than ΔH. If T∆S is more positive, then what will happen? ΔG will be negative. If T∆S will be more positive. और ΔS is positive, no doubt at all, क्योंकि सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, आयंस पूरे मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है। क्लियर है आप सबको? तो एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं if T∆S is more positive than ΔH. So remember, सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज आप यहां से समझ लीजिए, जरा सोचिए, ΔH पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, हम इसकी बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक की, ΔH पॉजिटिव है। जरा सोचो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा? ठीक है,
तो ये एक्चुअल में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिसाइड होता है, बेटर तो है। डेल्टा जी से तो अलग बात आ जाएगी, क्योंकि डेल्टा जी तो स्पॉन्टेनिटी की बात करता है, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है, अमाउंट के तो यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी। तो सीधा ही याद रखो, एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे, एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाते हैं। इससे स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करेंगे डेल्टा जी से। ओके, नाउ राइटिंग इक्विलिब्रियम in saturated solution, writing equilibrium in saturated solution। जैसे आपके पास वाटर है, वाटर, और इसमें आपने कोई सॉल्ट डाला AXBY, कोई सॉल्ट डाला AXBY, ये इसके अंदर जाके डिजॉल्व होगा तो होगा क्या? सबसे पहले तो इस पूरे सॉल्ट को वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे, इस पूरे सॉल्ट को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे, फिर धीरे धीरे करके ये आयंस में डिवाइड हो जाएगा। इसको भी वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे और इसको भी सराउंड कर लेंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर ये बिल्कुल नहीं बचेगा, कंप्लीटली ये आयंस में चला जाएगा। और ये भी नहीं होगा टिल सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में AXBY सॉलिड भी नहीं होगा। फिर भी हम लिखेंगे इस इक्विलिब्रियम को, सॉलिड से स्टार्ट करके लिखेंगे। आपसे कोई पूछे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से बताइए इन तीनों में कौन कौन प्रेजेंट है, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन कौन प्रेजेंट है, तो आंसर है कैटायन प्रेजेंट है, एनायन प्रेजेंट है, सॉल्ट बिल्कुल नहीं होगा इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं, अभी ये बिल्कुल भी नहीं है इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आपको ऐसा कह दिया जाए इफ solubility of AXVY solid is S mole per liter, if solubility is this, if solubility is S mole per liter, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है S मोल ऑफ AXVY solid are present in 1 liter saturated solution
ये इसका मतलब है। इफ solubility of AXBY is S mole per liter, then it means S mole of salt AXBY are present in 1 liter saturated solution. S mole per liter, ध्यान देना यूनिट पे। सॉल्युबिलिटी वर्ड की मीनिंग क्लियर है सबको? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, आरुषि ने बहुत बढ़िया बात की है। और इससे साबित हो गया कि मैं अंग्रेज नहीं हूं। इससे ये साबित हो गया कि मैं अंग्रेज नहीं हूं। बिल्कुल सही बात है। ये वर्डिंग गलत लिखी है। एस मोल ऑफ ए एक्स बी वाई आर प्रेजेंट की जगह लिखो एस मोल ऑफ ए एक्स बी वाई सॉलिड could be dissolved in 1 liter saturated solution। आर प्रेजेंट ये मिसलीडिंग है, ये मिसलीडिंग है। करेक्ट वर्डिंग ये है could be dissolved in 1 liter saturated solution। ये वर्ड मिसलीडिंग है। सॉल्ट तो होगा ही नहीं ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। डिजॉल्व होने के बाद वो आयंस बन जाएंगे। तो ये थोड़ी इंग्लिश की वीकनेस है, प्रॉपर मैं उसको लिख नहीं पाया। समझ में आ गया आपको? लिख लिया इसको? अब देखो, जरा सोचिए, अगर ए एक्स वी वाई सॉल्ट आपने डिजॉल्व किया एस मोल, तो बताइए मोल्स ऑफ कैटायन, मोल्स ऑफ कैटायन इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितने होंगे बताओ? अगर इस सॉल्ट के एस मोल डिजॉल्व हुए तो कैटायन के कितने मोल्स आएंगे? ये तो बिल्कुल नहीं बचेगा। कैटायन के आएंगे एक्स टाइम्स एस। मोल्स ऑफ एनायन कितने आएंगे इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? कॉफिशियंट इसका वाई है। आएंगे कि नहीं? ठीक है, अब लिखो रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या फिर ये लिखो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब एक एक करके मैं चारों केस ले रहा हूं।
आपके पास ये सॉलिड है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये इक्विलिब्रियम है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये इक्विलिब्रियम है। तो यहां पे QSP और KSP लिख सकते हैं आप। कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन पावर Y। इसका नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। SP मतलब प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट AXBY। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है हर एक जगह, कि कंसंट्रेशन आयंस के लेने हैं और उनकी पावर रेज करनी है कॉफिशिएंट के बराबर। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैटायन कितना है? X टाइम्स S। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एनायन कितना है? Y टाइम्स S। तो फॉर्मूला हो जाएगा x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस वाई। ये KSP का फॉर्मूला बनेगा। ये KSP का फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहते तो ये तरीका है, ऐसे आयनिक इक्विलिब्रियम लिख के और फिर KSP लिखो। यहां तक लिख लिया सबने? ओके। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं बिल्कुल आसान सा। मान लीजिए आपके पास सॉल्ट है CaF2। इसकी सॉल्युबिलिटी है S मोल पर लीटर। बताओ KSP कितना होगा? कैल्शियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है S मोल पर लीटर। KSP कितना होगा? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप सॉल्ट का आयनाइजेशन लिखेंगे। सॉल्ट का आयनाइजेशन लिखेंगे। और आपको ये मालूम है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो ये बचेगा नहीं। इसके S मोल पर लीटर आएंगे और इसके 2S मोल पर लीटर आएंगे। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन यही होगा।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो केएसपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये होगा कैल्शियम आयन की पावर 1, फ्लोराइड आयन की पावर 2। कैल्शियम आयन है S, फ्लोराइड आयन है 2S। केएसपी कितना आ गया? 4S3। केएसपी आ गया 4S3। सारे बच्चों को क्लियर है कैसे केएसपी फाइंड करना है? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। आपको अगर मैं कहूं कि एल्यूमिनियम सल्फेट आपको दिया गया है, इसका इसकी सॉल्युबिलिटी है एस मोल पर लीटर। एल्यूमिनियम सल्फेट केएसपी निकालो कितना होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट आपके पास है, इसकी सॉल्युबिलिटी है एस मोल पर लीटर। व्हाट इज केएसपी? देखो, कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर लिखा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। सबसे पहले आपको सॉल्ट का आयनाइजेशन लिखना। सबसे पहले सॉल्ट का आयनाइजेशन लिखना। अब सोचिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये तो होगा नहीं, ये 2s मोल आ जाएगा और ये आएगा 3s मोल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होगा कि नहीं भाई? इस पूरे सॉल्ट के एस मोल पर लीटर है, तो एल्यूमिनियम आयन कितने आएंगे? 2s। सल्फेट आयन कितने आएंगे? 3s। अब आप केएसपी का फॉर्मूला लिखो इक्विलिब्रियम देखकर। इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से केएसपी का फॉर्मूला लिखो। एल्यूमिनियम आयन कंसंट्रेशन पावर 2, सल्फेट आयन कंसंट्रेशन पावर 3। केएसपी हो जाएगा 2s की पावर 2, 3s की पावर 3। केएसपी आ जाएगा 108s की पावर 5। 108s की पावर 5। सबको क्लियर है आई थिंक?
तो ये तो है सॉल्युबिलिटी वाटर में। नाउ राइट डाउन सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। solubility in presence of common ion। पहले तो मुझे ये बताओ कि कॉमन आयन प्रेजेंट हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? जस्ट टेल इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब ये है, मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास एक तो है प्योर वाटर और आपके पास एक है वाटर जिसमें मान लीजिए कैटायन ए वाई प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है। वाटर तो है ही है। अब मुझे बताओ कि इनमें से किस में सॉल्ट ए एक्स बी वाई ज्यादा सॉल्युबल होगा, किस में ज्यादा अमाउंट इसकी डिजॉल्व होगी, या ये कहें कि इसमें सॉल्युबिलिटी है S1 मोल पर लीटर, इसमें सॉल्युबिलिटी है S2 मोल पर लीटर। S1 S2 कंपेयर करो। एक जो कॉमन आयन फ्री है या एक जो कॉमन आयन ऑलरेडी है? तो आंसर है S1 इज ग्रेटर देन S2। कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आयन ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, इनमें से कोई भी एक कॉमन आयन ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, तो ये इक्विलिब्रियम फिर बैकवर्ड जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। कितनी होगी अगर डिक्रीज होती है तो? लिखो जल्दी। लिख लिया इतना सबने? कॉमन आयन की प्रेजेंस में डिक्रीज होती है। ओके। अब देखो, मान लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी है जिसमें कॉमन आयन प्रेजेंट है, जिसमें एक कॉमन आयन भी प्रेजेंट है, उसमें सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है। सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है और जो कॉमन आयन है उसका कंसंट्रेशन है A मोल पर लीटर। कॉमन आयन का डाटा भी देंगे आपको। तो फिर वही काम करना है, आपको इसका इक्विलिब्रियम लिखना है सॉल्ट का। सॉल्ट का इक्विलिब्रियम लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं। चेंज क्या आएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कैटायन है वो हो जाएगा A+X टाइम्स S और ये होगा सिंपली Y टाइम्स S इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें A आप ऐड करेंगे क्योंकि कॉमन आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है। कॉमन आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आप एज यूजुअल KSP का फॉर्मूला लिखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ आयन और पावर रेज करना उनके कॉफिशिएंट के बराबर।
तो KSP हो जाएगा a प्लस एक्स एस की पावर x और y टाइम्स s की पावर y। जल्दी करो, यहां तक क्लियर है? किसी भी लाइन में प्रॉब्लम हो तो बोलो अभी। अब यहां ध्यान दो, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन। प्रॉब्लम में KSP का डाटा होगा। अगर KSP 10 की पावर -3 ऑर्डर का है या इससे कम है, अगर KSP ऐसा है तो आप जो a प्लस एक्स टाइम्स एस है इसको सिंपली आप a मान सकते हैं। x टाइम्स s निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए दो पॉइंट हैं, एक तो क्या है, यही Ka 10 की पावर -3 होगा। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो सॉल्ट से कैटायन आएगा वो कम होगा। क्यों कम होगा? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। ये दोनों पॉइंट मिला के KSP की वैल्यू और कॉमन आयन इफेक्ट दोनों मिला के आप कह सकते हैं कि a प्लस एक्स को a मानेंगे अप्रोक्सीमेशन में। तो KSP कितना हो गया? KSP कितना हो गया? ये आ गया a की पावर x और y s की पावर y। इसको सॉल्व करके नॉर्मली आप सॉल्युबिलिटी निकालते हो, आपसे सॉल्युबिलिटी पूछा जाता है। तो आपको a दिया जाएगा, एक्स वाई कॉफिशियंट है वो भी नोन होगा, KSP भी नोन होगा, आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल करेंगे इस पे। आप एनसीईआरटी ओपन करो, प्रॉब्लम लिख देता हूं। प्रॉब्लम ये है, आपके पास एक सॉल्यूशन है ऑलरेडी, वो है 0.1 m NaOH। 0.1 m NaOH सॉल्यूशन है ऑलरेडी। इस 0.1 m NaOH में आपको डिजॉल्व करना है निकल हाइड्रोक्साइड। ये आपका सॉल्ट है। इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है। इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी है और इसका KSP आपको दिया गया है। ये है 2 × 10 की पावर -15। 15 है या 13 है? 15, ठीक। सॉल्व करो, सॉल्युबिलिटी निकालो, जैसा मैंने अभी डेरिवेशन किया, एक एक लाइन करो। सॉल्यूशन नहीं पढ़ना बुक में से, अपने आप करो।
आपको सॉल्युबिलिटी एस निकालनी है। कर लिया सबने? ठीक है, देख लो जो नहीं कर पाए, इतना टाइम नहीं लगता इनको करने में। सबसे पहले तो जो भी आप डिजॉल्व कर रहे हैं उसका आयनाइजेशन लिखें। निकेल हाइड्रोक्साइड आप डिजॉल्व कर रहे हैं उसका आयनाइजेशन लिखें। अब लिखें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, ये तो होगा नहीं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में निकेल आयन के होंगे एस मोल पर लीटर, और हाइड्रोक्साइड आयन के होंगे 2s प्लस 0.1 इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये समझ में आया सबको, यस और नो? फिर लिखो आप सीधे KSP का फॉर्मूला। आयनिक प्रोडक्ट Ni2 प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन की पावर 2। Ni2 प्लस एस है और ये है 2s प्लस 0.1 की पावर 2। KSP आपको गिवन है 2 × 10 की पावर -15। जरा देखिए अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, तो 2 × 10 की पावर -15 ये हो जाएगा s, और ये लिखो 0.1 ओनली। ये 2s को आप इग्नोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू 0.1। दो रीजन आप लिख सकते हैं। वन, k की वैल्यू 10 की पावर -3 ऑर्डर से बहुत कम है, और दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट। s निकालें कितना आएगा, 2 × 10 की पावर -13 मोल पर लीटर। आया समझ में सबको? इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा? हाँ, कुशल ने अब अच्छी बात की। मुझे अच्छा महसूस हुआ कि सबको सेम ही है। सच तो ये है कि पूरा चैप्टर ही सेम है, बस जिस दिन आपको ये समझ में आने लगे उस दिन लगेगा कि हमें कंसेप्ट पकड़ में आ गया। बिल्कुल, जो बच्चा ये समझने लगता है कि सबको सेम है, उसे कंसेप्ट समझ में आ गया।
कंसेप्ट तो एक ही होता है ना, एग्जाम्पल ही तो बदल रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। एसिड बना दिया, बेस बना दिया, सॉल्ट ले लिया, बफर ले लिया, एग्जाम्पल्स ही तो चेंज हो रहे हैं, कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। इनको ट्रीट करने का तरीका तो वही है। ठीक है, तो जिसको ऐसा लगता है समझ लीजिए उसे चैप्टर आ गया। और यही बात फिजिक्स में भी होती है, जिस अब तक आपने फिजिक्स काफी पढ़ ली होगी, और अगर आपको ये महसूस हो रहा हो कि फिजिक्स तो जस्ट F=ma है, इसका मतलब है कि आप फिजिक्स समझ रहे हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि फिजिक्स F=ma है, F external=ma, अगर ये पकड़ में नहीं आता तो इसका मतलब है कि अभी कंसेप्ट समझ में नहीं आया। कोई भी मोशन हो, लीनियर हो, सर्कुलर हो, किसी की भी मोशन हो, आपको जिस दिन ये लगने लगे कि F external=ma और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर आपको लगेगा कि फिजिक्स आ गई। अगर ऐसा महसूस नहीं हो रहा तो अभी आपको फिजिक्स का कंसेप्ट पकड़ में नहीं आया। चलो ठीक है, आगे करते हैं, केमिस्ट्री में ही रहते हैं। मैं तो जस्ट ये बात कह रहा हूं कि जिस दिन कंसेप्ट पकड़ में आता है उस दिन ये फीलिंग आएगी आपको। इसलिए फिजिक्स का नाम है न्यूटोनियन फिजिक्स। जो आप पढ़ते हैं ना उसे न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। आगे पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स, ड्यूअल नेचर वाली। न्यूटोनियन फिजिक्स इसलिए कहते हैं कि ये एक सिंपली न्यूटन लॉ ही है, नथिंग एल्स। चलो देखो आगे करते हैं। तो ये तो बात थी सेकंड केस की। थर्ड केस लिखो, solubility ऑफ द सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। solubility of salt in presence of एसिड और बेस। चलो ठीक है, अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूं, नेक्स्ट में करेंगे, इस वीक होपफुली हम कंप्लीट कर